हेलो साथियों, आपको मैं भारत का राजपत्र है जो यूजीसी का गजट नोटिफिकेशन है उसको बताऊंगा जिस पे विवाद चल रहा है। और ये जो तिथि है उसकी वो यहाँ पे दी गई है। और इसकी जो तिथि है वो यहाँ पे है, ये नई दिल्ली, मंगलवार 13 जनवरी 2026। ठीक है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। और इसके अलावा ये देखते हैं फिर आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित ये तिथि है। और ये इसकी जो जानकारी दी गई वो यहाँ पे दी गई है, वो ये विनिमय 2026 है। और आगे देखते हैं, यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय निर्धारित करने के लिए अधिष्ठित एवं सशक्त किया गया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता एवं समावेश, यहाँ पे देखो साथियों ये दिया गया है, को सभी शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में मान्यता देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली से में उन्नति कर सकें। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजन के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है, ये इसमें लिखा गया है साथियों। और इसमें जो पेज नंबर 2 है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 2 इसमें भी। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देना है, अब इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन विनिमय 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा, क्योंकि जो इससे पहले जो लागू हुआ था ये 2012 में हुआ था। और 1956 का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सबने सुना था, उसमें धारा 12 के खंड 6 के साथ पठित 26 की उपधारा 1 के खंड झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद द्वारा निम्नलिखित विनिमय बनाता है। अर्थात अब ये विनिमय बनाए गए हैं। पहले संक्षिप्त शीर्षक, ये देखो साथियों, ये संक्षिप्त शीर्षक दिया गया है। इस विनिमय का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो अभी नया चल रहा है, 2026 है। ये भारत में सभी उच्च संस्थाओं में लागू होगा। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से प्रभावी होगा। प्रकाशित तिथि क्या है? 13 जनवरी है। और उस दिन से लागू करने के लिए बताया गया था, लेकिन कोर्ट द्वारा इसको रोका गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति आदि दिव्यांगता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन आदि, इनमें किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव या उन्मूलन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों के हित धारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश को संवर्धन देना इसका उद्देश्य है। परिभाषाएं ये दी गई हैं, इसकी परिभाषा में अधिनियम है, पीड़ित व्यक्ति है, जनजाति आधारित भेदभाव है, आयोग दिया गया है, भेदभाव दिया गया है, समता दिया गया है, समता समिति दी गई है, समता हेल्पलाइन इसमें दी गई है। तो देखो, समता में जैसे समता से अर्थ सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता एवं अवसर के मामले में सभी हितधारकों के लिए एक समान अवसर का क्षेत्र दिया गया है। समता समिति का अर्थ उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा गठित समिति से है। और हेल्पलाइन नंबर का अर्थ उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित एक संचालित हेल्पलाइन नंबर से है, जो दिया गया होगा उसमें। थोड़ा ये भी देख लेते हैं, ये बोला है जो पीड़ित व्यक्ति का अर्थ है जिसके पास इन विनिमयों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित जुड़े मामले में कोई शिकायत हो। अधिनियम तो वही है 1956 का, यूजीसी वाला। ठीक है साथियों। भेदभाव में यहाँ पे लिखा है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर है। ये भी बहुत बड़ा विवाद का एक विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो अन्य जातियों वाले लोग हैं उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े सदस्यों के अलावा खुद को अनसेफ समझा है। और आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। भेदभाव का अर्थ ये यहाँ पे पूरा विस्तृत में दिया गया है, आपको ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये लिख भी रहा है यहाँ पे कि भेदभाव या पक्षपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वो स्पष्ट या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबद्ध या पक्षपात भी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रभाव शिक्षा की में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है। ये इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देख लिया है। और इसमें आगे हमने ये पॉइंट नहीं देखे। जैसे ये बोल रहा है कि समान अवसर केंद्र का उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा इन विनिमयों के तहत स्थापित करना है। संकाय सदस्य का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कार्य करने से है। लिंग का अर्थ पुरुष, महिला या तृतीय से है। शिकायत विनिमय का भी इसमें दिया गया है, ये देख सकते हैं आप।
और संस्थान का प्रमुख कौन होता है? का अर्थ है विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति या सम विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राचार्य या निदेशक अथवा संस्थान का महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रयुक्त ऐसा अन्य पदनाम है इसका। उच्च शिक्षण संस्थान का अर्थ धारा 2 के खंड 4 के अर्थ के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, धारा 12 की उपधारा 1 खंड ख के अर्थ के अंतर्गत एक महाविद्यालय अथवा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत घोषित सम विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान है। इसका उच्च शिक्षण संस्थान से इसका अर्थ ये है। लोकपाल का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, ये देखते हैं हम कि लोकपाल का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनिमय 2023 के तहत समय समय पर संशोधित नियुक्त लोकपाल होंगे। कर्मचारी का अर्थ संकाय सदस्यों के अतिरिक्त वे व्यक्ति जो उच्च शिक्षण संस्थान के लिए कार्यरत हैं। हितधारक ये यहाँ पे दिया गया है। छात्र का अर्थ उच्च शिक्षण संस्थान में जो पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का अर्थ केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या समामेलित विश्वविद्यालय है और इसमें ऐसा कोई भी संस्थान शामिल है जिसके संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से आयोग द्वारा अधिनियम के तहत इस नियमित बताए गए विनिमयों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई हो। इस विनिमय में ये देखो, इस विनिमय में प्रयुक्त किंतु यह परिभाषित न की गई वे शब्द और पद जो अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम 1897 में परिभाषित हैं उनके वे अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम या सामान्य उपबंध अधिनियम 1897 में जैसी भी स्थिति होती को 1897 का अधिनियम का भी इसमें जिक्र किया गया है। क्षमता के समर्थन का कर्तव्य ये दिए गए हैं कि भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा। ये पहले पॉइंट का क ख ग है। या हितधारकों के बीच समता की समर्थन का कर्तव्य होगा, ये भी दिया गया है। ये आपने देखना है साथियों। नंबर 2 पॉइंट में दिया है कि कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा, शिक्षण संस्थान नहीं देगा, ठीक है, उसे नज़रअंदाज नहीं करेगा, ठीक है। यह सुनिश्चित करना संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य होगा जो वहाँ का प्रमुख होता है और उसका पालन भी करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं समान अवसर केंद्र। अब ये देखो, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा जिसका कार्य वंचित समूह के लिए वंचित समूह लिखा गया है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नज़र रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों पर परामर्श देना इसका कार्य होगा। ये अवसर समान अवसर के केंद्र लिखे हैं। ये बशर्ते भी आप देख लेना कि क्या बता रहा है। ये 5 संकाय सदस्य नहीं है, ये बोला बशर्ते यदि किसी महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए कम से कम 5 संकाय सदस्य नहीं हैं तो महाविद्यालय के समान अवसर केंद्र के कार्य उस विश्वविद्यालय के समान अवसर केंद्र द्वारा किए जाएंगे जिससे महाविद्यालय संबद्ध हो, ठीक है साथियों। केंद्र इन विनिमयों के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नागरिक, सामाजिक, स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन आदि इसमें अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है साथियों। समान अवसर केंद्र इन विनिमयों के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सामान्य रूप से तथा योग्य मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा। ये इसमें दिया गया है समान अवसर में, और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ये भी दिए गए हैं, ये आपने देखने हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यकारी परिषद का भी इसमें दिया गया है। समान अवसर केंद्र की एक क्षमता समिति होगी। ये देखो, समान अवसर केंद्र में एक क्षमता समिति भी दी गई है जिसका गठन संस्थान प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधी शिकायतों की जाँच के लिए किया जाएगा। क्षमता समिति का गठन इस प्रकार होगा। क्षमता प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे इसमें। फिर उच्च शिक्षण संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। उच्च शिक्षण संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में होंगे। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि जिसका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेल में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित रूप से होंगे। समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में हो सकता है, ठीक है। समिति में
अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखो इसमें जो प्रतिनिधित्व बोला गया है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो बोला गया है पिछड़ा वर्ग का, दिव्यांगजन का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए बोल रहा है ये जो समिति बनेगी इसमें। फिर ये बोल रहा है सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो सदस्य बनेंगे इसमें इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। और विशेष आमंत्रियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। समिति की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होगी। इसकी बैठक भी 2 बार होनी है। बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम जिसके अध्यक्ष शामिल होंगे, किंतु विशेष आमंत्रितों को छोड़कर। देखो विशेष आमंत्रित जो जिनका कार्यकाल 1 वर्ष है उनको छोड़कर 4 की होगी। जो इसकी सदस्य संख्या है, एक तो इसका कौन हो गया, अध्यक्ष हो गया जो प्रमुख होता है। और समिति के अपनी अर्धवार्षिक बैठकों में पिछले 6 महीनों में प्राप्त मामलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी, जिसमें उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामले भी शामिल होंगे। ये जो यूजीसी के किसी अन्य विनिमय या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत गठित की गई हो। समान अवसर केंद्र के निम्नलिखित कार्य होंगे। इसमें ये दिया गया है साथियों, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। उच्च शिक्षण संस्थान, ये देखो ये बोल रहा है उच्च शिक्षा संस्थान में समुदाय को समग्र रूप से समान एवं समान अवसर सुनिश्चित करना और सामाजिक समावेश करना। इसका जो ये दिया गया है ये इसी के पॉइंट है 10 का। छात्र शिक्षण एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच समता को संवर्धन देना और साथ ही भेदभाव की धारणा का उन्मूलन करना। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि में आने वाले छात्रों के शैक्षिक संवाद तथा स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध विकास के लिए एक सामाजिक रूप में अनुकूल वातावरण बनाना। हितधारकों को सामाजिक समावेश के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके बहुत सारे ये कार्य दिए गए हैं। और किसी भी भेदभाव की घटना को प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना है। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के कल्याण हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित सूचना, साथ ही समय समय पर जारी सरकार तथा यूजीसी या अन्य संबंधित एजेंसियों संगठनों के अधिनियम, ज्ञापन, कार्य आदेश आदि इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उनके कार्य की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार एवं प्रसारित करना जिन्हें भेदभाव माना जाएगा। समाज में वंचित समूह से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना इसमें दिया गया है। और ये भी दिया गया इसमें कि बजट जुटाना है या संसाधन जुटाने हैं। सरकार अन्य एजेंसियों संगठनों के समन्वय स्थापित करेगा। भेदभाव की किसी भी घटना को प्रतिवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा इसका। उच्च शिक्षण संस्थान में समता को संवर्धन देने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य भी इसमें किए जाएंगे। 11वां पॉइंट देखते हैं, उच्च शिक्षा संस्थान निगरानी रखने पर परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिसे समता समूह, इक्विटी स्क्वाड कहा जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में समता समूह, इक्विटी स्क्वाड गठन कर सकता है, ये इसमें दिया गया है। और मतलब जहाँ जो संस्थान होगा वो एक इक्विटी स्क्वाड अथवा समता समूह भी एक गठित कर सकता है अपने स्तर पर। दिने भाई, इसका 12वां बिंदु है, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपने प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हितधारक को समता दूत, इक्विटी एम्बेसडर के रूप में कार्य करने हेतु नामित करेगा। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे। और हितधारक परिसर में समता के प्रतीक के रूप में कार्य करेंगे। समान अवसर केंद्र समन्वय के संपर्क में रहेंगे। समता दूत, इक्विटी एम्बेसडर अपनी इकाई में समान अवसर केंद्र द्वारा नियोजित कार्यक्रम द्वारा गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। किसी भी समता उल्लंघन की सूचना बिना देरी किए ये कार्य करेगा। फिर ये समता अवसर के बारे में दिया गया है। जो समता अवसर, यहाँ पे देखो, समता अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के अंत तक अपनी गतिविधियों की एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा और प्रतिवेदन उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगी। प्रतिवेदक में छात्रों एवं कर्मचारियों की जनसांख्यिकी संरचना, पिछले शैक्षणिक वर्ष के छात्रों की ड्रॉप आउट दर, इन विनियमों तहत प्राप्त शिकायतें, अभियोग आदि उनकी वर्तमान स्थिति में शामिल होंगी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद समता हेल्पलाइन दिया गया है। हेल्पलाइन में ये लिखा है कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समता हेल्पलाइन स्थापित करेगा एवं 24 घंटे कार्यरत रहेगी। ये 24 घंटे की हेल्पलाइन होगी, बशर्ते कि यदि किसी महाविश्वविद्यालय
कि समता हेल्पलाइन किसी कारणवश कार्यशील नहीं है तो उस कॉलेज के हितधारकों के लिए समयबद्ध विश्वविद्यालय की समता हेल्पलाइन सुलभ होगी। समता हेल्पलाइन किसी भी ऐसे हितधारकों के लिए सुलभ होगी जो किसी भी भेदभाव से संबंधित घटना के कारण संकट में हो। यदि सूचना देने वाले व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाए। देखो, जो भेदभाव संबंधी अपने पे भेदभाव वाला जो आरोप लगाएगा उसकी गोपनीयता को क्या रखा जाएगा, उसके हित को गोपनीय रखा जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। क्षमता के संवर्धन के उपाय, ये उपाय दिए गए हैं। इसके जो उपाय हैं, एक उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश नवीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्य एक कर्मचारी एक घोषणा पत्र सदस्य करें कि वे क्षमता के संवर्धन देने और भेदभाव के किसी भी रूप से संलिप्त नहीं होंगे। ये इसमें दिया गया है। ये क्या है, समता के संवर्धन हेतु समानता के अवसर को संवर्धन देने के लिए दिया गया है उपाय। ख में कहा गया है कि इस विनिमय में एक समता हेल्पलाइन की जानकारी उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर प्रमुखता से उपलब्ध कराई जाएगी, जो इसकी समिति है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ से पूर्व संस्थान प्रमुख विभिन्न कार्यकर्ताओं जैसे छात्रावास वार्डन, छात्र अभिभावकों, कर्मचारी, जिला प्रशासन, पुलिस बैठक आयोजित करेंगे। उनको संबोधित भी करेंगे जो अभिविन्यास कार्यक्रम का हिस्सा होगी। ये इसमें कहा गया है। इस विनिमय के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके इसलिए इसका गठन किया गया है। बैठक को एक वीडियो या उच्च शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है, उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावास कक्षाओं, मेंटरशिप समूह या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण हो। समता को समर्थन देने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में उपयुक्त संस्थानों पर पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे और कार्यशालाएँ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उच्च शिक्षा, नेक्स्ट लिखा है, उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के परामर्श हेतु व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सेवाएं लेंगे या सहायता प्रदान करेंगे। फिर ये लिखा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थान समता को समर्थन देने के लिए यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश आदि को लागू भी करेंगे। किसी भी भेदभाव की घटना से के पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों न हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी तथा उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब लिखा है, भेदभाव की घटना, कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना से की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप से या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर दे सकता है। पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय, देखो इसका जो पहचान है वो गोपनीय होगी। इसका मतलब वो जो भी अपने से संबंधित जो समस्या है उसे बताएगा, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा कौन वो व्यक्ति है। पीड़ित व्यक्ति के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन नंबर पर देने का विकल्प भी होगा। देखो, दूसरा एक मेल वाली विकल्प है, एक पोर्टल है, तीसरा इसका हेल्पलाइन संबंधी विकल्प दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर सूचना प्रसारण, यदि प्रथम दृश्यता दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस प्राधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। देखो, ये सूचनाएं सीधे पुलिस को भी जा सकती हैं। और ये बोल रहा है कि ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के भीतर बैठक होगी। क्षमता समिति मामले की यूजीसी के किसी अन्य विनियमों का वर्तमान में लागू के किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी समिति को भी निर्दिष्ट कर सकती है, यदि उसकी राय है कि मामले को उस समिति द्वारा बेहतर ढंग से निपटाया जा सके। यह विनियमों का कानून के प्रावधान के अनुसार उस समिति द्वारा उस पर कार्यवाही की जानी आवश्यक होगी। यह समिति पहले से ही मामले की जांच में है। समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना निवेदन संस्थान के प्रमुखों को प्रस्तुत करेगी। समता समिति का प्रतिवेदन की एक प्रति पीड़ित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी। ठीक है, ये इसके पॉइंट हैं। और साथ इसमें ये लिखा गया है, समता समिति में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संस्थान का प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान के नियमों के अनुसार 7 कार्य दिवसों के भीतर आगे की कार्रवाई करेगा। 7 कार्य दिवस में इसमें कार्रवाई होनी है। यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वयक द्वारा की जा सकेगी। देखो, अगर प्रमुख पर भी ये आरोप लगते हैं तो इसका जो समन्वय किया जाएगा वो केंद्र के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है अपील। अपील में जो क्यूरी है, ये न्याय मित्र नियुक्त किए जाएंगे और ये 30 दिन में लोकपाल को अपनी सूचनाएं दे सकते हैं।
और लोकपाल में भी जो 30 दिन में जो कार्रवाई होगी, ये 2023 का नियम इस पे लागू होगा। जो लोकपाल के लिए जो नियम है वो 30 दिनों के अंदर उसमें कार्रवाई की जाएगी और ये 2023 का विनिमय लागू होगा। और इसकी जो निगरानी करेगा यूजीसी विनिमय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रगति की समीक्षा के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करेगा। इसमें एक निगरानी तंत्र भी होगा। यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति की गठन करेगा और उसी के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा। यूजीसी एक वो मैंने आपको बता दिया, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान अपने समान अवसर केंद्र के कार्यक्रम के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष जनवरी माह के और अंत तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संबंधित वैधानिक व्यवसाय परिषद अथवा आयोग संबंधित राज्य के उच्च शिक्षण विभाग अथवा निदेशालय तथा संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा। अनुपालन न करने पर क्या क्या होगा इसमें, यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इस विनिमय के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता तो आयोग अनुपालन न करने की जांच के लिए एक जांच समिति गठन करेगा। यदि आयोग द्वारा गठित जांच समिति द्वारा अनुपालन न करना सिद्ध हो जाता है तो उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्नलिखित कार्रवाई होगी। एक, यूजीसी योजनाओं से में लाभ लेने से वंचित किया जाएगा। उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित हो जाएगा। यूजीसी 1956 की धारा से संबंधित सूची से भी उनको हटा दिया जाएगा। एवं एक या एक से अधिक कार्रवाई होने पर इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा किसी अन्य निर्णय के अनुसार यूजीसी अन्य उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। ये इसमें दिया गया है। और ये जो सचिव हैं इसमें वो हैं मनीष जोशी और ये विज्ञापन संख्या भी दिया गया है। इसके बाद जो नीचे है वो इंग्लिश में है। तो दोस्तों आपने भी देख लिया है कि यूजीसी के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। धन्यवाद।